मध्य पूर्व में युद्ध फिर से भड़क उठा है क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हमले किए, जिसमें कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और कई घायल हुए। जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे और सेंटकॉम मुख्यालय पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना ने 5 मिसाइलें मार गिराईं, जबकि अमेरिका ने सभी को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ईरान ने होर्मुज में 3 तेल टैंकरों को रोक लिया क्योंकि उन्होंने कथित अवैध मार्ग अपनाया था और ओमान के संयुक्त नियंत्रण प्रस्ताव को खारिज कर खुद अधिक नियंत्रण की बात कही। इससे तेल कीमतें 3% से ज्यादा बढ़ गईं। वहीं खाड़ी सहयोग परिषद ने ईरान समर्थित हमलों की निंदा की, जबकि भारत और पाकिस्तान ने नौवहन की आज़ादी बहाल करने और तनाव कम करने की अपील की। लेबनान में इजरायली गोलाबारी जारी रही और राष्ट्रपति जोसेफ ऑन संसद अध्यक्ष से युद्ध विराम समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 20 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में लगभग 1.5 घंटे की बैठक की, जिसमें ईरान युद्ध, परमाणु कार्यक्रम और अब्राहम समझौतों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताया, हालांकि ट्रंप ने पहले थोड़े मतभेद स्वीकार किए थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले करीब 5,000 प्रदर्शनकारी रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकाल रहे थे और शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वे इन प्रदर्शनकारियों को भारत की तरह दुश्मन मानते हैं और उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद थे, जबकि संगठन का आरोप है कि बिना उकसावे के गोली चलाई गई। पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अतिरिक्त सेना तैनात की गई है। भारत ने इस चुनाव को दिखावटी कवायद बताया है। जापान के कुमामोतो प्रांत में 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि बचाव दल मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। काशिमा शहर के आयन मॉल में भूकंप के बाद विस्फोट हुआ, जहां 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3 कर्मचारी अभी भी लापता हैं। यात्सुशिरो के निप्पॉन पेपर फैक्ट्री और ढही इमारतों में भी खोज जारी है। करीब 7,700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और 4,600 से अधिक कर्मी बचाव कार्य में लगे हैं। ऐतिहासिक कुमामोतो किले की दीवारें भी ढह गई हैं। कई कारखाने बंद कर दिए गए हैं, जबकि तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वे दिसंबर तक अपने देश लौटने के लिए दृढ़ हैं, भले ही उन्हें जान का खतरा हो। 78 साल की हसीना ने फ्रेंच समाचार एजेंसी एएफपी को ईमेल में बताया कि उन्हें मारा जा सकता है या गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है, लेकिन वे पूरी तरह जागरूक हैं। फिर भी वे लौटना चाहती हैं क्योंकि उनके लोग उन्हें बुला रहे हैं। नवंबर में ढाका की एक विशेष अदालत ने उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी, क्योंकि उन पर 2024 में छात्र आंदोलन में दमन में मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। हसीना ने इस सजा को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। वे अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रही हैं और ढाका ने उनकी प्रत्यर्पण की मांग की है। रूस ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव पर आतंकवाद में मदद करने का आरोप लगाते हुए उन्हें इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी का आरोप है कि टेलीग्राम ने ऐसे चैनल, चैट और बॉट्स नहीं हटाए जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां और कट्टरपंथी संगठन रूस में तोड़फोड़, आतंकवादी गतिविधियों और साइबर फ्रॉड के लिए कर रहे थे। रूस का दावा है कि जुलाई 2025 से अब तक ऐसे 46 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर पावेल डुरोव ने इन आरोपों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजता के अधिकार पर हमला बताया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें रूस में उम्र कैद की सजा हो सकती है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।